अफ्रीका महाद्वीप में हर चीज अपने चरम पर है। वहां रात के वक्त हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है तो दिन में झुलसा देने वाली गर्मी। इसका करीब 1/3 इलाका तो बीहड़ रेगिस्तान से ही ढका है। वहां पानी की कमी है और महीनों तक पानी की एक बूंद नहीं दिखती। ऐसी जगह पर जिंदा रह पाना बहुत ही मुश्किल चुनौती है। लेकिन इन बंजर बीहड़ रेगिस्तानों में भी कुछ जीवों और पौधों ने अपना डेरा जमा लिया है। उन्होंने रेगिस्तान की मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने अंदर काफी बदलाव भी किए हैं। ऐसी खूबियां विकसित की हैं जिनके दम पर इन बेहद मुश्किल हालात में भी वो आसानी से जी लेते हैं। छोटे छोटे जीव भी ऐसे ऐसे घर बना लेते हैं जिनमें वो कुदरत के तत्वों का मुकाबला कर सकते हैं। रेगिस्तान की रेत में कुछ ही पेड़ अपनी जड़ें जमा पाने में कामयाब हो पाए हैं। उनमें से एक पेड़ तो अपने आप में एक अलग दुनिया है। उसकी जड़ें इतनी गहराई तक गई हैं कि उसे बारिश की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके पॉड्स इतने बड़े और पौष्टिक होते हैं कि शाकाहारी जीवों को अच्छी खुराक मिल जाती है। और उसके साए में हर जीव को तपती रेत से कहीं ज्यादा ठंडक मिलती है। बबूल की इस अनोखी नस्ल का नाम है कैमल थॉर्न। सच कहें तो कालाहारी असल में एक रेगिस्तान है ही नहीं। रेगिस्तान का पैमाना होता है वहां हर साल होने वाली बरसात। अगर कहीं 250 मिलीमीटर से कम बारिश होती है तो वो असली रेगिस्तान होता है। अगर कहीं 2.5 से 7 सेंटीमीटर बरसात होती है तो उसे सेमी डेजर्ट कहा जाता है। कालाहारी में औसतन 350 मिलीमीटर बारिश होती है, जिससे यहाँ कुछ खास किस्म के जीव और पेड़ पौधे बड़ी आसानी से रह लेते हैं। एंगोला से दक्षिण अफ्रीका तक फैला कालाहारी रेगिस्तान एक विशाल सेमी डेजर्ट है जहां किसी भी दूसरे रेगिस्तान के मुकाबले ज्यादा पानी मिलता है। इसी वजह से बहुत से पौधे गर्मियों के मौसम में होने वाली थोड़ी बरसात में भी बच जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक सुरक्षित क्षेत्र है स्वालू, और कालाहारी के उस इलाके में इतनी नमी है कि कुछ पौधों में सर्दियों का सूखा खत्म होने के पहले ही फूल लग जाते हैं। ब्लैक थॉर्न जैसी झाड़ियों से इस सूखे वीराने में सबसे ज्यादा रंगीनी आती है। फिर बारी आती है कैमल थॉर्न की। हैरानी की बात यह है कि इस विशाल पेड़ को भी यहाँ इतने पोषक तत्व और इतनी नमी मिल जाती है कि इसमें छोटे छोटे पत्ते और गोल मटोल फूल आ जाते हैं। उसका राज छिपा है उसकी जड़ों में, जो करीब 60 मीटर की गहराई तक जाती हैं और वो रेत के नीचे मौजूद पानी के तल तक पहुंच जाती हैं। कई लाख साल के विकास के बाद कैमल थॉर्न के पेड़ में इतनी क्षमता आ गई है कि वो इस बंजर बियाबान में भी खड़ा रह सके। कालाहारी में रहने वाले किसी भी जीव को इन मुश्किल हालात में रहने के लिए अपने अंदर काफी बदलाव लाने पड़ते हैं। स्प्रिंगबॉक इस मामले में सबसे आगे हैं। इन हिरणों ने अपने अंदर कुछ इस तरह के बदलाव कर लिए हैं कि इस रेगिस्तान में भी मौत का सामना करते हुए जिंदा रह सकें। इन बीहड़ों में उन्हें जिंदा रखने वाली सबसे अहम खूबी है उनकी इतनी गर्मी को सह लेने की क्षमता और खाने के लिए भी गिनी चुनी चीजों का चुनाव। वो प्रोटीन और नमी से भरी घास खाते हैं और जब घास नहीं मिलती तब झाड़ियों की पत्तियां खाते हैं। भूख से जान जा सकती है, लेकिन गर्मी भी जानलेवा होती है।
गर्मी की वजह से शरीर के अहम अंग ठीक से काम नहीं करते, दिमाग सुस्त पड़ जाता है और रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाते हैं। सर्दियों के आखिर में तापमान इतना नहीं होता कि खून उबलने लगे, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में वो इतने सतर्क नहीं रह पाते कि शिकारियों से बच सकें। दोपहर के वक्त इन चीता बंधुओं को हमला करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। उस वक्त इनका शिकार या तो सुस्त होता है या सोया रहता है। एक भाई के गले में लगा कॉलर इस बात का सबूत है कि वो उस प्रजाति के लिए चल रहे मॉनिटरिंग प्रोग्राम का हिस्सा है जो कभी अफ्रीका के ज्यादातर हिस्सों में बेखौफ घूमती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इस महाद्वीप पर करीब 1 लाख चीते थे, लेकिन अब उनकी संख्या सिर्फ 7,500 रह गई है। दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षित क्षेत्रों में आज सिर्फ 350 चीते ही बच गए हैं। स्वालू में रहने वाले चीतों पर कड़ी नजर रखी जाती है। दोनों भाई शिकार का मांस जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उसकी खाल, हड्डियां और पाचन अंगों को छोड़ देते हैं। अगर इन्हें अभी 14 किलो गोश्त मिल गया तो फिर 1 हफ्ते तक इन्हें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट भरकर खाने के बाद ये शिकार की लाश को छोड़ देते हैं। बड़े और ज्यादा शक्तिशाली शिकारियों से अपने शिकार को बचा पाना बहुत मुश्किल काम है। गर्मियों की शुरुआत में कैमलथॉर्न पेड़ पर काफी अफरा तफरी का माहौल होता है। दिन लंबे होते हैं और सुबह के वक्त भी काफी गर्माहट रहती है। सुबह होते ही बया पक्षियों का पूरा झुंड काम पर लग जाता है। समाज में रहने वाले इन परिंदों का हर जोड़ा अपने लिए बड़े घोंसले के अंदर एक छोटी कोठरी बनाता है। पेड़ों पर बने इन घोंसलों में लगातार फेरबदल होती रहती है और इनकी पूरी देखभाल की जाती है। ये घोंसले दुनिया के किसी भी परिंदे के बनाए सबसे बड़े घोंसले होते हैं और इनका आर्किटेक्चर भी बड़ा कमाल का होता है। घास फूस की बनी गुंबद जैसी छत नीचे बनी कोठरियों के लिए इंसुलेटर का काम करती है। जब बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वक्त भी घोंसले के अंदर का तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दिन हो या रात, सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का। कैमलथॉर्न पेड़ स्वालू के सबसे बड़े पेड़ हैं। उनकी हरी भरी फुनगियां इस सूखे बीहड़ में जिंदगी की पहचान होती हैं। इस सेमी एरिड डेजर्ट के सबसे बड़े जीवों के लिए उनकी छाह बेहद अहम होती है। जब धूप में रेगिस्तान का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी कैमलथॉर्न पेड़ के नीचे ठंडक रहती है। शिकारी तो इस साए का इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए करते हैं। चीता मां ने अपने बच्चों को एक जगह छोड़ दिया है और खुद दूसरे शिकारियों की तलाश कर रही है। शेर और तेंदुए उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो उसके बच्चों की जान ले लेते हैं, लेकिन इस गर्मी में उसके बच्चे अभी तो सुरक्षित हैं। अभी तो उसे यहां सिर्फ स्प्रिंग हॉक हिरण ही दिख रहे हैं। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती।
100 मीटर दूर वो छोटी झाड़ियों और ऊंची घास की ओट में धीरे धीरे स्प्रिंग हॉक के बच्चे की ओर बढ़ रही है। 50 मीटर दूर। सही है। तीन 300 मीटर से भी कम दूरी तक पीछा करने के बाद उसने हिरन के बच्चे को दबोच लिया। हमले के बाद खामोशी छा गई क्योंकि उसने बच्चे की आवाज वाली नली ही दबोच ली है जिससे वो अपने साथियों को पुकार भी नहीं सकता। चीता माँ के कैनाइन दांत काफी छोटे हैं, इसलिए वो हिरन की श्वास वाली नली में नहीं धंस सकते, लेकिन उसकी शिकंजे जैसी पकड़ ने स्प्रिंग हॉक के बच्चे का दम घोंट दिया। वो उसे तब तक दबोचे रखती है जब तक हिरन की जान नहीं निकल जाती। फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया। थकी हारी मां आराम कर रही है और बच्चे शिकार का जायजा ले रहे हैं। ये अभी 2 महीने के भी नहीं हुए हैं, इसलिए इनके दांतों में इतना दम नहीं है कि हिरण की खाल उधेड़ सकें, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरफ से टूट पड़े हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। उन्हें इंतजार करना पड़ेगा ताकि मां उसकी खाल उधेड़ दे। मगर मां को जल्दी नहीं है। वो शिकार पकड़ने की कोशिश में इतना थक चुकी है कि अभी कुछ नहीं कर सकती। मां की मदद के बिना बच्चे खा तो नहीं सकते, लेकिन वो एक दूसरे का मनोरंजन जरूर कर सकते हैं। जल्द ही यहां अंधेरा छा जाएगा और तब इन्हें अपने शिकार को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा और निशाचर जीव उसे खा जाएंगे। चीता तेजी से दौड़ सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता। चीता मां भी अपने शिकार या बच्चों को अपने से बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों से नहीं बचा पाएगी। कालाहारी में शाम के वक्त बड़ी शांति होती है। परिंदे अपने घोंसलों में लौट आते हैं। यहाँ कुछ शोर मचाने वाले कीड़े मकोड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ तालाब नहीं है जिनमें शोर मचाने वाले मेढक रह सकें। यहाँ बस हवा है और आसमान में चमकते तारे भर हैं। आठ महीनों से यहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। दूर से आती बिजली कड़कने की आवाज से कालाहारी में भी उत्सुकता जगी है। बारिश का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना ही उसकी कोई गारंटी होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पहाड़ी की एक तरफ बारिश हो रही है तो उसके दूसरी तरफ भी बारिश होगी। बरसात एक खास जगह पर होती है और कुछ देर के लिए ही होती है। रेत पर जमा पानी बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है, लेकिन इतनी बारिश से भी कालाहारी के पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है।
करीब साल भर से बेजान पड़े बीजों में अचानक जान आ जाती है। बिंडी नाम की जंगली घास में फौरन फूल लगने लगते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि कालाहारी में कुछ देर की बारिश के बाद ही बहार आ जाती है। करीब साल भर से जमीन के नीचे दबे पड़े कीड़े भी ब्लिस्टर बीटल बन जाते हैं। उनकी टाइमिंग कमाल की होती है। उनकी उम्र सिर्फ 3 महीने की होती है, लेकिन कुदरत ने ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि बीटल की जिंदगी के उन आखिरी पलों में उन्हें खाने की कोई कमी ना हो। नर हवा में फैली फेरोमोन्स की गंध के सहारे मादा को ढूंढ लेते हैं। मादाएं बिंडी के फूल खाकर अपने शरीर में इतनी ताकत पैदा करती हैं कि अंडे देने का मुश्किल काम कर सकें। वो उनकी छोटी सी जिंदगी के लिए बेहद अहम काम होता है। कालाहारी के पौधे भी कुछ समय की उस बारिश का पूरा फायदा उठाते हैं। घासों की खोखली जड़ें ढेर सा पानी पी लेती हैं और फिर नीचे की ओर बढ़ती हैं। उनकी नई कोंपलें प्रोटीन से भरी होती हैं और पुराने सूखे तनों के मुकाबले उन्हें पचाना भी आसान होता है। झाड़ियों और छोटे पेड़ों में भी जान आ जाती है। चरने वाले जीव तो नीचे से ही नई पत्तियां खा लेते हैं, लेकिन जिराफ ऊपर से खाते हैं। अपनी लंबी गर्दन की बदौलत वो 2 मीटर ज्यादा ऊंचाई से भी पत्तियां खा सकते हैं, जहां तक छोटे जीव नहीं पहुंच सकते। रेत में बना एक पथरीला गड्ढा बारिश के पानी को कुछ समय तक रोके रखता है। स्वालों में रहने वाले जीव जानते हैं कि वो पानी कहां मिल सकता है। लेकिन पानी का वो गड्ढा एक दबंग जंगली भैंसे के इलाके में है। वो उसकी हिफाजत भी करता है। वो पानी की हिफाजत सिर्फ अपने लिए नहीं करता, बल्कि उसके जरिए वो मादाओं को भी आकर्षित करता है। उसके इलाके में हर वो चीज है जो इस रेगिस्तान में जीने के लिए जरूरी है। पानी, बारिश के बाद उगी ताजा नई घास और छां के लिए कैमल थॉर्न का बड़ा सा पेड़। पहली बारिश ने रेत के नीचे मौजूद पानी का स्तर भी बढ़ा दिया है। उस पानी की मदद से कैमल थॉर्न का पेड़ अब बीज भरे पॉड्स पैदा कर सकता है। कोई भी जीव उसके नए पॉड्स नहीं खाता, क्योंकि उनमें एक तरह का साइनाइड होता है। अगर कोई जीव उसे खा ले तो वो जहरीला केमिकल उसके पेट में पहुंच जाता है। उससे खून में मौजूद ऑक्सीजन पर बुरा असर पड़ता है और दम घुटने से उस जीव की मौत हो जाती है। लेकिन पेड़ का मकसद उन जीवों की जान लेना नहीं होता जो उसके पॉड्स खाते हैं। उनमें बस उतना ही साइनाइड होता है कि जीवों को तकलीफ हो और उन्हें यह सबक मिल जाता है कि नए पॉड्स को तब तक नहीं खाना है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। हजारों साल के विकास के बाद जिराफों ने यह सबक सीखा है। अब वो कैमल थॉर्न के छोटे पॉड्स को उस वक्त छूते भी नहीं हैं जब वो नए होते हैं। उस दौरान वो या तो इस पेड़ की पत्तियां खाते हैं या दूसरे पेड़ों की। परिंदे पॉड्स नहीं खाते, बया तो कीड़े मकोड़े ही खाती है।
वो सुबह सुबह खाने की तलाश में निकल जाती हैं और वापस लौटकर अपने चूजों का पेट भरती हैं। लेकिन इस बार इनके इलाके में एक बेहद खतरनाक शिकारी आ गया है। इस बूम स्लंग सांप को एक घोंसला दिख गया है। इस करीब 1.5 मीटर लंबे सांप के अफ्रीकान नाम का मतलब है पेड़ों पर रहने वाला सांप। ये घोंसले के एक से दूसरे चेंबर में घूमता रहता है और उनमें मौजूद चूजों और अंडों को खा लेता है। सांप को कोई जल्दबाजी नहीं है, उसे किसी का डर भी नहीं है। परिंदे मम्मी पापा असहाय देख रहे हैं। एक बड़ी बस्ती में रहने के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अगर सांप को कोई घोंसला मिल जाए तो फिर तबाही आ जाती है। बूम स्लंग घंटे भर के अंदर पूरी बस्ती के चूजों को खा सकता है। चूजे मारे गए, लेकिन बड़े परिंदे बचे हुए हैं। समाज में रहने वाले बया परिंदों की रणनीति होती है बड़े परिंदों को जिंदा रखना। वो जल्द ही मारे गए चूजों की जगह दूसरे चूजे पैदा कर सकते हैं। जिंदगी चलती रहती है। बया ने जल्द ही बिंडी घास पर आए कीड़े मकोड़ों को देख लिया। गिलहरियां बीज खा लेती हैं। वो दिन के ज्यादातर समय तक तो खाती ही रहती हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाले किसी जीव का ये व्यवहार बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि वहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन गिलहरियों के पास एक पोर्टेबल छतरी होती है। उसी से वो अपने शरीर को ढक लेती हैं, अपनी पूंछ से। इस तरह से वो दिन के 7 घंटे खाते हुए बिता लेती हैं, और अगर उनकी पूंछ नहीं होती तो वो मुश्किल से 3 घंटे ही खा पाती। लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब गिलहरियां जमीन के नीचे चली जाती हैं। उन्हें जमीन के नीचे ही पनाह मिलती है। उनका इंसुलेटेड बिल सर्दियों के मौसम में बाहर की सर्द हवा के मुकाबले काफी गर्म होता है और गर्मियों में काफी ठंडा। वो भी बया पक्षियों के सामूहिक घोंसले जैसा ही होता है। सर्दियों के मौसम में हर घोंसले में बया परिंदे एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं, जिससे उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी उनके घोंसले के अंदर वाले हिस्से को गर्म रखती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में वो अकेले ही सोना पसंद करते हैं। दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां उस तरह से अचानक ही तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, जिस तरह से कैंसर और कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिक्स के आसपास के रेगिस्तानों और सेमी डेजर्ट्स में आता है। कालाहारी रेगिस्तान सदर्न हेमिस्फेयर में कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिक में है। रेगिस्तान में वैसे भी दुनिया की किसी और जगह के मुकाबले सूरज का रेडिएशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां हवा में खास रुकावट नहीं होती और जमीन पर इतने पेड़ पौधे भी नहीं होते कि वो सूरज की गर्मी को जमीन के अंदर जाने के पहले रोक सकें। इसी वजह से रेगिस्तान की जमीन का तापमान करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहां हवा का तापमान भी 45 डिग्री तक होता है। यहाँ रहने वाले जीव और यहाँ के पेड़ पौधों ने ऐसे तरीके अपना लिए हैं जिनसे इतनी गर्मी में भी जिंदा बचे रह सकें। इन दोनों को इस बात से समझौता करना पड़ता है कि वो खुद को ठंडा रखने के लिए कितने पानी का इस्तेमाल करेंगे और अपने शरीर के अंदर के तापमान को कितना बढ़ने देंगे। यहाँ तो कैमल थॉर्न का पेड़ भी तपते सूरज की गर्मी को कम करने में मदद करता है और वो अपनी छोटी छोटी पत्तियों को बंद कर लेता है, जिससे उनकी बहुत कम सतह पर ही सूरज की झुलसा देने वाली धूप पड़ती है। यहाँ रहने वाले स्तनधारी जीवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने शरीर के तापमान को कांस्टेंट बनाए रखना और डिहाइड्रेशन से बचना। ऑरिक्स हिरण अफ्रीका के रेगिस्तान के मुताबिक खुद को ढालने वाले सबसे अच्छे हिरणों में से एक है। वो अपने शरीर के तापमान को बराबर बनाए रखने के लिए पसीना छोड़ते हैं, लेकिन पसीना बहने से शरीर का पानी भी कम हो जाता है और ये भी एक ऐसी चीज है जो इन पीहड़ों में बेहद अहम है।
इसलिए उन्होंने शरीर को ठंडा करने की रणनीति बदल ली है। वो पसीना नहीं बहाते और अपने शरीर के तापमान को 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने देते हैं। लेकिन ये भी एक समस्या है। ज्यादातर बड़े स्तनधारी जीव शरीर का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने पर मारे जाते हैं और 43 डिग्री पर तो खून दिमाग को भी जला देगा। ऐसे में अपने खून को ठंडा रखने के लिए ऑरिक्स हाँफते हैं। वो सांस के साथ जो हवा अंदर खींचते हैं वो खून का तापमान कम कर देती है और इससे सिर की ओर बहने वाला खून दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। स्प्रिंग हॉक हिरण ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। वो पसीना भी बहुत कम बहाते हैं और ऑरिक्स की तरह हाँफते भी हैं। दिन की गर्मी में वो सूरज की ओर अपने शरीर का कम से कम हिस्सा रखते हैं ताकि शरीर कम गर्म हो। उनके पेट और कूल्हों का सफेद फर भी सूरज के ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिसर्च करने वालों को आज भी ये बात हैरान करती है कि स्प्रिंग हॉक इस तरह से छलांग क्यों लगाते हैं, जिसे प्रॉन्किंग कहते हैं। उनमें से कुछ तो मानते हैं कि छोटे हिरण तो ऐसा मस्ती के लिए करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो इस तरह से अपने आसपास के इलाके का जायजा लेते हैं। एक राय ये भी है कि वो इस तरह से छलांग लगाकर ये दिखाते हैं कि वो स्वस्थ हैं और अपने पीछे आने वाले शिकारियों को धमकाते हैं कि मेरे पीछे आना खतरनाक हो सकता है। वो रेगिस्तान में रहने वाले ज्यादातर शिकारियों से तेज दौड़ सकते हैं, शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए। लेकिन इसके बावजूद वो उनमें से सबसे तेज शिकारी को नहीं हरा पाते। चीता बंधुओं ने एक छोटे स्प्रिंग हॉक को पकड़ लिया है। वो उसका गर्म खून पीकर अपने शरीर में फ्लूइड का लेवल बढ़ाते हैं। दूसरी बिग कैट्स की तरह चीते पसीना नहीं बहाते हैं। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए वो हाँफते हैं और ज्यादा से ज्यादा साए में रहने की कोशिश करते हैं। चीता बिग कैट्स में सबसे छोटा होता है। वो अपने से दुगने कद के जीवों का शिकार नहीं कर पाता है। जिराफ तो चीते के मुकाबले 16 गुना ज्यादा भारी होता है। ये दोनों भाई तो इतने बड़े स्तनधारी जीव पर हमला करने की बात सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस बात में भी शक नहीं कि ये दोनों बिग कैट्स हैं और शिकारी भी हैं। जिराफ भी इसी वजह से इनके ऊपर नजर रखते हैं। उनकी निगरानी का ये तरीका आसपास रहने वाले दूसरे शाकाहारी जीवों को भी सतर्क कर देता है। कई बार तो वो उनके ऊपर बेहतर नजर रखने के लिए अपनी स्थिति भी बदल लेते हैं और इस बात की गारंटी कर लेते हैं कि अब चीतों से कोई खतरा नहीं है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन की मदद से जिस ऊंचाई से खाना खा लेते हैं, उस ऊंचाई तक कोई दूसरा जीव पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन उनकी लंबी गर्दन की एक और वजह है। वो शायद उन्हें अफ्रीका की झुलसा देने वाली धूप में शरीर को ठंडा रखने में मदद भी करती है। हालांकि जिराफ के पसीने वाले ग्लैंड काफी बड़े होते हैं, लेकिन उनके शरीर से ज्यादा पसीना नहीं बहता। वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। उनके शरीर पर मौजूद हर गहरी चित्ती के नीचे धमनियों और ग्लैंड्स का एक घना जाल होता है और हर चित्ती एक थर्मल खिड़की जैसी होती है। उनसे होकर बहने वाला खून गर्मी रिलीज करता है, जिससे जिराफ का शरीर ठंडा होता है।
गर्दन जितनी लंबी होती है, चींटियों की संख्या भी उतनी ज्यादा होती है और गर्मी निकलने के लिए सरफेस एरिया भी उतना ही ज्यादा होता है। और जिराफ की गर्दन जितनी लंबी होती है, वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। एक जवान नर अपने बड़े से सिर टकराकर उसे चुनौती देता रहता है, लेकिन कई बार ये लड़ाई यानी नेकिंग खतरनाक भी हो जाती है। सींग काफी ताकत से टकराते हैं, जिससे जिराफ बेहोश भी हो सकता है। लेकिन मजबूत खोपड़ी की वजह से उसे गहरे जख्म नहीं लगते। बड़े नरों के माथे पर कैल्शियम का एक उभार बन जाता है, जो कई साल की नेकिंग के बाद बनता है। कुछ पेड़ों ने शाकाहारी जीवों से खुद को बचाने के तरीके भी ढूंढ लिए हैं। कैमलथॉर्न का पेड़ तो कई तरीके अपनाता है। उसके बीच के छोटे पॉट्स में प्रोसिक एसिड नाम का एक साइनाइड जैसा जहर पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जीव उन्हें तब तक नहीं छूता जब तक वो पक नहीं जाते। उसके बाद ही उसमें मौजूद केमिकल बदलते हैं और वो जीवों के खाने लायक बन पाते हैं। अगर कोई बहुत जिद्दी जीव उस जहरीले केमिकल की वजह से भी नहीं मानता, तो उससे बचने के लिए इस पेड़ के लंबे नुकीले कांटे काम आते हैं, जो किसी बड़े वाहन के टायर को भी भेद सकते हैं। लेकिन इस पेड़ ने इतने सालों के विकास के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए जो भी तरीके अपनाए, जिराफों ने उन सभी का तोड़ ढूंढ लिया। उनकी लचीली जबान की सतह काफी मोटी होती है, जो लंबे कांटों को भी नहीं छोड़ती, लेकिन वो कांटों से बचते हुए ही पत्तियां खाने की कोशिश करते हैं। कैमलथॉर्न के पेड़ ऐसे सेमी डेजर्ट में काफी काम के होते हैं। जिराफ जैसे शिकारी जीवों के लिए ये खाने का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। कालाहारी के छोटे जीवों के लिए ये पेड़ आसरा होता है। बया परिंदे तो इनके सहारे ही जिंदा रहते हैं। हल्के भूरे रंग के स्पैरो बया अपने छोटे छोटे अस्त व्यस्त घोंसले उन पेड़ों पर बनाते हैं जहां समाज में रहने वाले बया नहीं रहते। हर पेड़ पर उनका एक परिवार रहता है, जिसमें माँ बाप के अलावा उनके बच्चे रहते हैं और माँ बाप ही अपने बच्चों के खाने का इंतजाम भी करते हैं। नवजात चूजों पर पूरे परिवार का ध्यान होता है। उन्हें बेहतरीन कीड़े मकोड़े खिलाए जाते हैं और एक बड़ा ही दबंग नर उनकी हिफाजत भी करता है। बया साल भर अपने घोंसले का इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो सामाजिक बया परिंदों के घोंसलों की तरह ज्यादा इंसुलेटेड नहीं होते। जिन घोंसलों में ये बच्चे पैदा करते हैं, उनके मुहाने गर्मियों के मौसम में सिर्फ चूजों को जगह देने लायक होते हैं, लेकिन सर्दियों में उनमें एक और मुहाना बना दिया जाता है और तब उसमें बड़ों के साथ बच्चे भी रहते हैं। कई किस्म के परिंदे कैमलथॉर्न पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। गिद्ध भी रात के वक्त उन ऊंचे पेड़ों पर बसेरा करते हैं जिनके ऊपर बया के घोंसले नहीं होते। कालाहारी में रहने वाले जीवों के इलाके भी काफी दूर दूर तक फैले होते हैं, क्योंकि उन्हें खाने की तलाश में काफी दूर तक जाना पड़ता है। घास भी वहीं उगती है जहां थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है। इन इलाकों में पेड़ पौधे भी बहुत दूर दूर और बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ जीवों की आबादी भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हर प्रजाति के नर अपने इलाके में ही रहते हैं और जी जान से उसकी हिफाजत भी करते हैं। स्पैरो बया का इलाका उसके कैमलथॉर्न पेड़ वाले घर से कुछ 100 मीटर दूर तक ही होता है। लेकिन ऑरिक्स नर तो पहाड़ी के पार भी चले जाते हैं।
चीता बंधुओं को भी अपने इलाके की पहचान करके वहां निशान लगाना पड़ता है और उसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। ये दोनों साथ में ही ये काम करते हैं। ये अपने इलाके में जगह जगह पेशाब की फुहार छोड़कर निशान लगाते हैं और अपने पसंदीदा कैमलथॉर्न पेड़ के आसपास भी, क्योंकि उस पेड़ पर से ही ये अपने शिकार पर नजर रखते हैं। नर चीते आपस में गठबंधन कर लेते हैं, जिससे उनकी ताकत दुगनी हो जाती है और वो अपने इलाके की हिफाजत ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने इलाके की सरहदों तक गश्त लगाएं। स्वालू में चीता बंधुओं का इलाका करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इनकी मां का इलाका और भी बड़ा है और उसे अकेले ही उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। उसने इस पहाड़ी पर एक खास वजह से कब्जा जमा रखा है। इन पत्थरों के पीछे वो अपने बच्चों को छिपा सकती है। और ये बच्चे भी इस पहाड़ी पर अपना हुनर तराशते हैं। इनकी मां का इलाका इस पहाड़ी से काफी आगे तक फैला हुआ है। उसकी हिफाजत करने के लिए वो अपने गंध के निशान छोड़ती है, जिससे दूसरे शिकारियों को पता लग जाता है कि ये उसका इलाका है। लेकिन उसकी गंध कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है, तब उसे फिर से निशान लगाना पड़ता है। गर्मियों के आखिरी दिन आते आते सूरज की तपिश कम होने लगती है। सूखी हवा के साथ ऊंचे बादलों की एक परत भी आती है, जिससे ये उम्मीद जागती है कि कुछ दिनों बाद बारिश होगी। यहाँ के पेड़ पौधे तो बारिश की कुछ बूंदों का भी दिल खोलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उन बूंदों से ही उनमें नई जान आती है। स्प्रिंगबॉक को मूसलाधार बारिश में मजा आता है, क्योंकि उसके बाद उसे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। कोमल कोंपलों के अलावा मजेदार तरबूज भी। लेकिन सारे जीव इस देर से होने वाली बरसात से खुश नहीं होते। बया के घोंसले की घास फूस से बनी छत गीली होने के बाद काफी भारी हो गई और कैमलथॉर्न की टहनी उस घोंसले का वजन नहीं सह पाई। वैसे तो इस पेड़ की टहनियां काफी मजबूत होती हैं और काफी वजन सह सकती हैं, लेकिन पानी से गीले हुए इस घोंसले का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में परिंदे घोंसलों को छोड़ देते हैं और घास फूस के बने इन घोंसलों में फंसे बच्चों को बचाने की कोशिश भी नहीं करते। घोंसले बनाने के लिए इस्तेमाल हुई तमाम चीजें जाया नहीं जाती हैं। गिरे हुए घोंसले में से काम लायक चीजों को निकाल लिया जाता है और उनसे ही पेड़ पर दूसरा घोंसला बना लिया जाता है। इनके घोंसले इतनी अच्छी तरह से इंसुलेटेड होते हैं कि बया इनमें साल भर बच्चे पैदा कर सकते हैं। इनके बचे खुचे चूजे अब जमीन पर पड़े हैं, इसलिए माँ बाप अब दूसरे बच्चे पैदा करने की कोशिश करेंगे। व्हाइट ब्राउड स्पैरो बया का सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग होता है। वो अपने बच्चों की देखभाल आखिरी सांस तक करते हैं। रात में बह रही हवा ने इनके बच्चे को घोंसले के बाहर उड़ा दिया है। माँ बाप उसे अभी भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कुदरत के तत्वों का मुकाबला नहीं कर पाया।
उसे पालने में इन्होंने जो मेहनत की थी वो बेकार गई। जल्द ही सर्दियों का मौसम आ जाएगा और बया का यह घोंसला रात की बेहद ठंडी हवा में नवजात चूजों को गर्म नहीं रख पाएगा। अब इन्हें बच्चे पैदा करने के लिए अगली गर्मियों तक इंतजार करना पड़ेगा। सिमिटबिल बया के खाली घोंसले में मौजूद परजीवियों की सफाई करती है। गर्मियों का मौसम खत्म होने तक कैमलथॉर्न के पेड़ पर बड़े बड़े पॉड्स पक जाएंगे। उन पॉड्स में काफी फास्फोरस होता है और वो मिनरल कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। बीजों में करीब 35% प्रोटीन होता है। अब तो गिलहरियों की टोली भी उन पॉड्स की तलाश में निकल चुकी है और वो पॉड्स तोड़कर बीज खा रही हैं। ये अपने बिल में कुछ भी नहीं ले जाती, जो भी मिलता है उसे उसी जगह पर खा लेती हैं। लेकिन कैमलथॉर्न पेड़ की जिंदगी में जो जीव बड़ा बदलाव लाते हैं वो होते हैं बड़े शाकाहारी जीव। वही जीव इस पेड़ के बीज को मूल पेड़ से दूर ले जाते हैं ताकि नई जगहों पर भी इस पेड़ के बीज उग सकें और अपने मूल पेड़ के परजीवियों ब्रुकिड बीटल से दूर रह पाएं, जो इन बीजों में अंडे देते हैं। जिराफ और ऑरिक्स हिरण तो पूरा पॉड ही खा जाते हैं। घास खत्म होने पर जंगली भैंसे भी इन्हें खाते हैं। इन पॉड्स के अंदर मौजूद बीज काफी मोटे और सख्त होते हैं और शाकाहारी जीव उन्हें अपने मोलार दांतों से नहीं तोड़ पाते। बीज पर मौजूद एक सख्त परत भी उसे किसी जीव के पेट में निकलने वाले एसिड से बचाती है। लेकिन इन जीवों का काम बीज को तोड़ना या उसकी सख्त परत को नरम बनाना नहीं है। कैमलथॉर्न के उन बीजों को वो जीव उस मूल पेड़ से दूर ले जाकर कहीं और जमा कर देते हैं। कालाहारी की गर्म रेत पर पड़े वो बीज कई महीने या कई साल तक पड़े रहते हैं और तब जाकर उनमें से अंकुर निकलते हैं। कालाहारी बड़ी ही खतरनाक जगह है और कुदरत ने भी यहाँ रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों की कड़ी परीक्षा लेने का पूरा इंतजाम कर रखा है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अफ्रीका के इस सबसे मुश्किल माहौल में रहने के लिए जीवों की हर स्पीशीज ने अपने अंदर जरूरी बदलाव कर लिए हैं। सालों के विकास के बाद यहाँ रहने वाले शाकाहारी जीवों और शिकारियों को रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना करने के साधन भी मिल गए हैं। इनका शरीर बहुत कम पानी में भी गुजारा कर लेता है। शरीर में ऐसे मैकेनिज्म हैं जो दिमाग को एहसास ही नहीं होने देते कि असल में कितनी गर्मी है, और बेहद ठंडी रातों में भी वो अपने शरीर को गर्म रख लेते हैं। जिन छोटे जीवों को ये हुनर नहीं मिले हैं वो अपने लिए ऐसे घर बना लेते हैं जिनमें वो खुद को कुदरत के तत्वों से बचाए रखते हैं। पेड़ पौधे भी साल भर से कुछ दिनों तक जो थोड़ी बहुत बरसात होती है उसमें ही गुजारा करना सीख चुके हैं। बीज भी रेत के अंदर कई साल तक दबे पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें रेत के अंदर जाती हैं उनमें भी अंकुर आने लगते हैं और फिर वो भी बड़े होकर वो बीज पैदा करते हैं
जो अगले कई साल तक रेत के नीचे दबे रहेंगे। पेड़ पौधों की जिंदगी छोटी तो होती है, लेकिन वो बेहद अहम भी होते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले कीड़े मकोड़ों, परिंदों और जीवों के लिए वही खाने का सबसे पौष्टिक स्रोत होते हैं। कालाहारी के सभी पेड़ पौधों में सबसे अहम तो होते हैं यहाँ के बड़े पेड़। उनमें से सबसे बड़े तो कैमल थॉर्न के पेड़ ही होते हैं। जब उनके बीच रेत में जड़ें जमा लेते हैं, तब ये पेड़ हमेशा के लिए बड़ी मजबूती से यहाँ खड़े रहते हैं। ये ना तो सूरज की जला देने वाली धूप से बच सकते हैं, ना ही पानी की तलाश में कहीं जा सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर खड़े खड़े ही अपने वजूद को बचाए रखते हैं। और कई पेड़ तो 300 साल तक भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। इनकी लंबी जड़ें रेत में काफी गहराई में मौजूद पानी के स्रोत तक पहुंच जाती हैं। छोटी पत्तियां इन्हें झुलसाने वाली धूप से बचाती हैं, और इनके बीज भी आगे पेड़ बन सकें, इसके लिए कैमल थॉर्न उन्हें ऐसे जहर से भर देता है कि कोई भी जीव उसे तभी खा सके जब वो पूरी तरह से पक जाए। पकने के बाद ही कैमल थॉर्न के बड़े बड़े पॉट्स को जीव खा पाते हैं, और वही उसके बीज को कालाहारी के विशाल रेगिस्तान में फैलाते हैं, और फिर उनसे ही वो पेड़ उगते हैं जो यहाँ की छोटी छोटी झाड़ियों और घास के बीच गर्व से सीना ताने खड़े रहते हैं। ये इन खतरनाक बीहड़ों में रहने वाले जीवों के जीने का सहारा बनते हैं। सख्त लकड़ी वाली मजबूत टहनियां फैल जाती हैं, जिनके नीचे कालाहारी के जीवों को रेत में झुलसा देने वाली गर्मी में पनाह मिलती है। लेकिन कैमल थॉर्न के पेड़ एक और जीव को सहारा देते हैं, उन नन्हे जीवों को जो बड़ी मेहनत से अपने ये खूबसूरत घोंसले बनाते हैं। उन सामाजिक बया परिंदों का अपना वजन तो मुश्किल से 50 ग्राम होता है, लेकिन वो करीब 1 टन तक भारी घोंसला बना लेते हैं। कालाहारी के इस बंजर बियावान में जीने के लिए बड़ी मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहां के पेड़ भी जीवों को सहारा देने के लिए शान से खड़े रहते हैं।